फटाफट बोल के प्रायद्वीपीय खत शुरू करेंगे आज। और प्रायद्वीपीय में हम बताएंगे, दो पार्ट में आपको पढ़ना है, एगो अरब सागर में और एगो बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, तो एगो पार्ट आज खत्म कर देंगे और सेकंड पार्ट में प्रायद्वीपीय पूरा चालू कर दिए। तो देखिए, पिछला क्लास में हम लोग हिमालयी अपवाद तंत्र के अंतर्गत तीन गो जो है आपका सिंधु नदी अपवाद तंत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद तंत्र हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें रेंडमली हम आपको कुछ रिकॉल करा देते हैं। टोटल ब्रह्मपुत्र नदी का कुल लंबाई 2900 किलोमीटर था, जबकि भारत में कितना था, 916 किलोमीटर। वो निकल रही थी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, जब निकल रही थी तो सबसे पहले जिस देश में निकल रही थी वो भी एक पहले देश था, अभी चीन के अधिग्रहण में है, तिब्बत। तिब्बत में उसको सांगपो कहते थे। फिर जब वो चीन में आ रही थी तो चीन में उसको क्या कह रहे थे, यारलुंग जांगबो। ठीक है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में आ रही थी तो दिहांग, उसके बाद में वो असम में आ रही थी तो ब्रह्मपुत्र, और फिर आपका बांग्लादेश में आ रही थी तो जमुना। समझ रहे हैं बात? ठीक है, यही बताया था। इस पे एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण हुआ था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जब असम में आ रही थी तो वहां से अलग अलग धारा में टूट जा रही थी और उससे नदी द्वीप का निर्माण हो रहा था, जिसका नाम था माजुली द्वीप। ठीक है, बताया था कि इसमें बोगीबिल पुल, ढोला सादिया, भूपेन हजारिका पुल भी स्थित है। ठीक है, उसके बाद में बताए थे कि इसका बाएं से मिलने वाला और दाएं से मिलने वाला सहायक नदी के बारे में। ठीक, तो बताए थे वहां पे कि दिवांग था, उसके बाद में लोहित था, धनसिरी था, कोपिली था, और लास्ट में कथी था, बराक। ठीक है, और दाएं से आपको बताए हुए थे कि क्या था, सुबनसिरी था, संकोच था और तिस्ता था। समझे? तो ये सब चीज आपको रेंडमली जो बताए हुए थे आपका रिकॉल हम करा दिए। अब हम शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो हिमालय अपवाद तंत्र आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेसिकली हम नदी के बारे में भी वहां भी पढ़े थे और यहां भी किसके बारे में पढ़ेंगे, नदी के बारे में। तो यहां पे सोचने वाला बात है कि सबसे पहले हम हिमालयी अपवाद तंत्र से प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र का तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये पढ़ने से पहले सबसे पहले आप तुलना करेंगे, इसका विशेषता कुछ लिखेंगे। देखिए, तो ये जो नदियां है प्राचीनतम है। क्या है? प्राचीनतम है। तो देखिए, प्राचीनतम यानी क्या है, पुरानी नदी, पुरानी नदियां हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि हिमालयी अपवाद तंत्र की जो नदियां थी वो नवीन थी, नई थी। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, पुरानी है। तो नया आदमी बताइए प्रौढ़ावस्था में रहता है, यानी बुढ़ापा में चल गया होता है, कि युवा अवस्था में रहता है, युवा अवस्था में, तो वो नया थी। हिमालयी अपवाद तंत्र की नदियां क्या थी, नवीन थी, नया, तो वो युवा अवस्था में रहेगी। और ये प्राचीन है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में रहेगी, प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किस अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में। अब नया आदमी होगा तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। नया है तो आप इंप्रूवमेंट करेंगे, बॉडी बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है, लेकिन बूढ़ आदमी होने के बाद में उसमें वो ग्रोथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हिमालयी अपवाद तंत्र की जो नदियां है वो अपनी गहराई और पकड़ते जा रही है। समझ रहे हैं? अभी वो आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाई है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां है वो आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, उससे गहरा अब नहीं जा सकती है। ये लास्ट पॉइंट को प्राप्त कर चुकी है, लेकिन वो अभी नहीं की है, वो अभी गहराई करते जा रही है। समझ रहे हैं बात? तो ये ध्यान रखना है कि ये नदियां आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, प्राप्त कर चुकी है। सीधा बात है।
कि बूढ़ा आदमी अब ज्यादा मात्रा में काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन युवा आदमी है तो वो काम करेगा भी, ठीक है। तो वही है कि वो नवीन है, युवा अवस्था में है, इसलिए अभी गहराई अभी कर रही है। लेकिन ये क्या है? प्राचीनतम है, पुरान हो गया है, प्रौढ़ावस्था में चल गया है, तो ये आधार तल को प्राप्त कर चुका है, ठीक है। उस नदी में क्या था कि वो कोनो ऋतु हो हमेशा उसमें पानी रहेगी, लेकिन इसमें क्या होता है, ऋतु के अनुसार नदियां सूख भी जाती है। नदियां क्या हो जाती है? सूख जाती है। अब मान लीजिए बरसात है, पानी आ रहा है तो पूरा लबालब पानी भरा होगा, समझ रहे हैं, और बरसात खत्म, पानी धीरे धीरे का गर्मी के दिन में नदी का हो जाएगी, सूख जाएगी। फिर नदी में लड़का सा मैच खेलेगा, नदी में लड़का सा वही में टूर्नामेंट करा देता है सब, समझ रहे हैं, बान हो देगा एकदम, डीजे उजे टूर्नामेंट हो जाएगा नदी में। और फिर देखा जाएगा कि बरसात के समय में नदी में पानी लबालब है, समझ रहे हैं ना बात। हाँ, तो वही बात है कि ऋतु के अनुसार नदियां क्या हो जाती है, ये सूख जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी आने का कोई स्रोत नहीं होता, क्योंकि ग्लेशियर है ये नहीं है, पानी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। कै भाग में? हिमालयी अपवादन को कै भाग में बांट के पढ़े थे ना, तो यहां इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पे, जैसे इंडिया का हम अगर मैप बनाएं, यहां पे आपको ध्यान देना, ऊपर ही बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया का हम मैप बनाएं तो यहां पे ध्यान देना है, ऊपर तो हिमालयी अपवाद की नदियां थी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप क्या होगा? यही ना होगा प्रायद्वीपीय भारत। ये सब एरिया जो होगा ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आएगा, ये सब एरिया, ठीक है। यानी कि तीन तरफ से पानी और एक तरफ से क्या है, भूमि है। तो ध्यान देना है कि नदी या तो इधर बहेगी, ऐसे ऐसे बहेगी, या नदी ऐसे बहेगी। कैसे बहेगी? ऐसे बहेगी, ठीक है, ऐसे बहेगी। तो इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर है आपका अरब सागर, क्या है? अरब सागर। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भाग में बांटेंगे, ठीक है। और यहां पे आप लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और इसको आप क्या करेंगे, दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो एक वो नदी कहां गिरेगी? अरब सागर। और एक हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भाग में बांट दिए, एगो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एगो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली। बात समझ गए? ठीक है। तो जो नदी इधर बहेगी वो कहां गिरेगी, और जो नदी इधर बहेगी वो कहां गिरेगी, ठीक है। चलिए, तो आपको एक एक करके पहले पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम पढ़ाएंगे विशेषता बताते जाएंगे। कौन नदी, देखिए मैक्सिमम चांस है कि कोई नदी अगर इस एरिया में बह रहा हो तो वो बंगाल के खाड़ी के तरफ ही गिरेगी, ठीक है। ऊपर बह रहा हो तो वो चांस है कि इधर भी गिर सकती है, इधर भी गिर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इस एरिया में अगर कोई नदी बह रहा हो तो ज्यादा चांस है इधर गिरने का। जैसे हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई जगह है, बीच से कोई चीज है बह रहा है, पानी बह रहा है बीच से, ठीक है। अगर ढलान ऐसे है, थोड़ा ऐसे ढलान है,
तो बताइए पानी मैक्सिमम चांस है कि इधर जाने का, ठीक है। अगर बराबर भी है, मान लीजिए कि कोई एरिया अगर बराबर भी है, तो पानी अगर बह रही है लेकिन इधर टूटा हुआ है, कट 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 है, समझे, और इधर टूटा हुआ नहीं है। जैसे खेत में एक पानी भर गया और खेत में पानी भर गया, तो अगर जिधर बांध मजबूत होगा होने से पानी लीक करेगा नहीं, लेकिन जेने बांध हल्का टूट टूट जाएगा तो पानी कहां से निकलेगा, टूटा हुआ भाग से। तो ध्यान देना है, हम बताए थे ना मैप में, ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, और इधर क्या होता है, पूरब, और इधर क्या होता है, पश्चिम। यानी ये सब होगा पश्चिमी घाट और ये सब कौन होगा, पूर्वी घाट। तो ये होगा पश्चिमी घाट और ये होगा पूर्वी घाट। तो ये पूर्वी घाट में कहा है कि जगह जगह पर थोड़ा कट कट है, क्या है, कट है। तो इसलिए अधिकतर नदियां क्या होती है कि यहाँ ढलान होने के कारण और इस साइड में थोड़ा कट कट होने के कारण इस एरिया में बहने वाली मैक्सिमम नदी जो बड़ी है वो सब बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, तो रीजन समझ में आया, काहे गिरती है बंगाल के खाड़ी में, ढलान है हल्का, और सबसे बड़ा चीज है कि इधर कट है। तो कट है तो नदी को गिरने में एकदम रास्ता चाहिए ना उसको, और एने कारी कट है ये नहीं है, तो इधर कट नहीं है तो एने से गिरने का चांस है ज्यादा नहीं। जो एकदम किनारे होगी तो वही नदी इधर से गिर पाएगी, लेकिन यहाँ पे जिस नदी में ज्यादा फोर्स होगा तो वो देखेगी कि जहां से हमको रास्ता मिला उधर से निकल जाए। तो यहाँ पे जो नदी जो इधर गिरेगी ना, बताएंगे आपको, वो बड़ा छोटा छोटा नदी होगी, समझ रहे हैं, और वो नदी हे एरिया में तो जाइए नहीं रही होगी, एकदम सटले होगी, सटले होगी, ठीक है। तो सटले है, मान लीजिए कि घाट है तो आराम से गिर जाएगी, लेकिन बड़ा नदी है तो वो इधर से गिरेगी। तो बताइए इसमें कौन दिक्कत, ठीक। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, उसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम आपको क्रम बता देते हैं कि नदी का क्रम ऊपर से लेकर के नीचे तक क्या है, समझ रहे हैं। हम टोटल नदी को कवर करेंगे क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना बात। आजकल एग्जाम में वो ट्रेंड नहीं रहा। पहले क्या होता था कि अरब सागर में गिरने वाली नदी के नाम पे बुक में भी मतलब आपका नर्मदा और ताप्ती दे दिया और एक माही का नाम दे दिया और खेल कर दिया, खत्म, समझ रहे। और वही चीज होता था, टीचर भी क्या करें, जो दिया है उसी हिसाब से पढ़ा देना होता था। लेकिन अभी एग्जाम का जो डिमांड है उस हिसाब से आपको सब नदी का पढ़ना है। एग्जाम में पूछ दिया था भरतपुंजा, भरतपुंजा करके नाम है, तो ये नदी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में। अभी नाम में पहला बार दिखा, बैतरनी, उसके बाद में पेरियार, पेम्बा, जुआरी। तो आपको पता होना चाहिए ना, नाम याद करना है खाली, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, और जो मेन नदी है मुख्य नदी, उसके बारे में आपको उसका विशेषता भी याद करना है। सबका विशेषता नहीं याद करना है, समझे, लेकिन जो मुख्य नदी है उसका विशेषता। पहले क्या होता था, खाली मुख्य नदी पढ़ के छोड़ देना होता था, लेकिन अभी एग्जाम के हिसाब से आपको सब नदी का नाम है तो याद करने में क्या दिक्कत है। देखिए सबसे ऊपर हम आपको मैप में यहां बताते चलते हैं। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जो आपको हम पढ़ाए हैं इस एरिया में, अरावली, जिसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम है गुरु शिखर, पढ़ाए हैं 1722 मीटर, ठीक है। तो एक पर्वत श्रृंखला है, जब हम आपको पढ़ाए नहीं थे ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु, शिवालिक पढ़ाए थे ना, तो उसी में पढ़ाए थे। उसके बाद में जब पढ़ाना शुरू किए थे, शिवालिक के बाद में जब पढ़ाना शुरू किए थे प्रायद्वीपीय भारत में हिमालय, तो नीलगिरी, क्या बोलते हैं, अन्नामलाई के अनाईमुदी, ठीक है, ये सब कार्डेमम, इलायची सब पढ़ाना जब शुरू किए थे, तो उसी में पढ़ाया था कि यहाँ पे कौन है, अरावली। तो यही अरावली से एक नदी निकलती है, अरावली पर्वत से, और ये नदी निकलती है और इधर कच्छ का रण है गुजरात में, वहीं जाके विलीन हो जाती है। तो पहला नदी का नाम है, पहले हम आपको नाम लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके बताएंगे। पहला नदी का नाम है लूनी नदी। कौन नदी है, लूनी। दूसरा नदी का नाम लिखिएगा साबरमती, साबरमती। तीसरा नदी का नाम है माही, माही, क्या नाम है, माही। लूनी, साबरमती,
माही। चौथा नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। पांचवा नदी का नाम है ताप्ती। छठा नदी आप आ जाइएगा अब तो गोवा में आइएगा। गोवा में उस नदी का नाम है मांडवी या ज्वारी। मांडवी या जुआरी, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में आइएगा, एक नदी है सारावती, और एक सारावती जलप्रपात भी है। आगे जब पढ़ाएंगे आपको तो पता चलेगा। सॉरी, सारावती नदी पे ही है जोग और गरसोप्पा जलप्रपात। उसके बाद में यहाँ पे आठवीं जो नदी आप पढ़िएगा तो ये अब हमको पढ़ना है सीधे केरल वाली नदियां। भरतपुंजा, ठीक है, पेरियार, ये सब नदी ही हैं, और एक पेम्बा। और इससे ज्यादा, इससे बाहर कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है अरब सागर में। समझ रहे हैं? तो अरब सागर की नदियों को एक बार आप बोल दीजिए, फिर एक एक करके हम सबका विशेषता देखेंगे। बताइए, सबसे ऊपर वाली नदी का नाम क्या है? लूनी। के बाद में, उसके बाद में, हाँ ठीक है, तो तीन तीन का पेयर, लूनी साबरमती, लूनी साबरमती, ठीक है। विशेषता आप सुनते जाइए, उसके बाद में लिखिएगा। पूछेगा कि कौन नदी अरब सागर में प्रॉपर नहीं गिरती है, चलती है वो नहीं लेकिन नहीं गिरती है? लूनी अरब सागर में ही नहीं गिरती है। ये अरावली से चलेगी, बहना शुरू करेगी, आएगी, कच्छ के रन में, समझे, उनमें गायब हो जाएगी। कच्छ के रन मरुस्थल वाला एरिया है, वहां पर क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक है। कच्छ का रन जो है ना, जंगली गधा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, समझे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि लूनी नदी क्या अरब सागर में गिर जाती है? नहीं गिरती है। बीचे में क्या हो जाती है? गायब। कच्छ के रन में क्या हो जाती है? ये गायब हो जाती है। अगला नदी है साबरमती। अब साबरमती आपको दो चीज के लिए याद रखना है। गुजरात के राजधानी कहां है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। और गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है जहां विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, अहमदाबाद, ठीक है। तो वो अहमदाबाद जो है वो भी किस नदी के किनारे है? साबरमती। तो साबरमती में आप दो चीज ध्यान रख सकते हैं कि इसके किनारे जो शहर है, इन नामों दो ध्यान रखिएगा। एक शहर का नाम है गांधीनगर। क्या नाम है? गांधीनगर। और एक का नाम क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। तो ये दो शहर जो है किस नदी के किनारे है? साबरमती। लूनी नदी है तो अरावली से चलती है, अरावली से कच्छ के रन तक, कच्छ के रन तक। तो आप ये समझ जाइएगा, अरावली से चली और कच्छ के रन में क्या हो गई? गायब हो गई, ठीक है। अगला नदी है माही। क्या, कौन सा नाम है इसका? अब देखिए बकायदा माही जो है, ठीक है, तो माही आपका 3 गो राज्य में बहती है। कै गो राज्य में? 3। ये मध्य प्रदेश से चलती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से तब चलेगी राजस्थान, और राजस्थान से होते हुए कहां? गुजरात, ठीक है। तब माही आपका 3 गो में बहेगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसका विशेषता क्या है? तो इस नदी का विशेषता है कि जो कर्क रेखा जाती है ना, आपको पढ़ाए थे जो आप पढ़ रहे थे, तो कर्क रेखा जो जाती है 8 गो राज्य से, तो ये कर्क रेखा कोई नदियां 2 बार काट देती है। क्या बार काटती है? 2 बार। तो ये माही का विशेषता है। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे। और देखिए ये निकलती कहां से है? तो बिंद, आपको देखिए जब पर्वत पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे विंध्याचल यानी बिंद पर्वत, और उसके नीचे सतपुड़ा, और बीच से नर्मदा निकल रही थी, समझे। तो ऊपर वाला जो बिंद है ना, बिंद पर्वत, वहीं से ही निकलती है। कहां से निकलती है? बिंद पर्वत से, ठीक है। तो यहां पे माही के बारे में आप ध्यान रखेंगे
कि ये विंध्य पर्वत से निकलती है। कहां से? विंध्य पर्वत से निकलती है। कितना राज्य में? हाँ, 3 राज्य में। और राज्य का नाम क्या क्या है? तो सबसे पहला राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिख देते हैं, राजस्थान आरजे, और उसके बाद में गुजरात। और इसका विशेषता क्या है? विशेषता, हाँ, विशेषता है कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो ये जो नदी है माही, कर्क रेखा को कितना बार काटती है? 2 बार। अब अगला नदी यहां पे देखिए, नर्मदा। कौन सा नदी? नर्मदा। ठीक है, तो देखिए पहाड़ियों का क्रम जब आपको बताए थे तो मैकाल, महादेव याद करिए, बताए थे। ठीक है, तो मैकाल जो है ना, मैकाल पहाड़ी, तो मैकाल जो है वहीं पे है अमरकंटक। कौन है? अमरकंटक। ठीक है, वहीं से सोन नदी निकल के कहां चल जाती है? ऊपर। गंगा के सहायक नदी है सोन, तो सोन कहां चल जाती है? ऊपर। और इन्नीकारी चल देती है कौन? नर्मदा। जैसे मान लो कि ये हो गया अमरकंटक, ठीक है, तो कोनो औरत देखते हैं, कोनो पूजा उजा होता है तो कोनो औरत क्या करती है? नाक से सिंदूर लेके चल जाएगी पूरा यहां ले, होता है ना। तो मान लो ये नाक अमरकंटक हो गया, अमरकंटक से ऊपर गया सोन, सोन सिंदूर, समझ रहे हैं ना। तो ऊपर कौन गया? सोन। और यहां से नकबुल्ला जो होता है कनवा पर जाके लटका रहता है, तो इन्नेकारी कौन चल गया? अब भाग के बात है कि नर्मदो ही नहीं बहती है, क्योंकि अरब सागर केने है, ये नहीं है ना। तो देखिए कितना बढ़िया संयोग है। अपना नाक के मान लेंगे अमरकंटक, समझे? कथी मान लेंगे? अमरकंटक। और यहां से ऊपर में है जौना औरत के देख लीजिए नाक पर से सिंदूर लगा ले, ऊपर में आपके याद आना चाहिए कि कथी जा रहा है? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। आ यहाँ नाक में से देख लीजिए ऊपर से सिंदूरो लगा ले, नाक में कनवा में कथी ओकरा बोलते हैं? नथिया। अच्छा, और नाम ना पता था। तो नथिया पहले हो तो ओकरा कौन नदी बुझेंगे? नर्मदा। कौन नदी? नर्मदा। ठीक है, तो सोना है ने नर्मदा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि नर्मदा के बारे में पूछे तो आपको कहना है कि विंध्य पर्वत से निकलती है, मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत आती है, सॉरी नहीं, मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत आती है और अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये आएगी किस पहाड़ी के अंतर्गत? मैकाल पहाड़ी, ठीक है। और मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत वो कौन सा? अमरकंटक। अमर, और यहीं से ही क्या होती है? नर्मदा नदी निकलती है। और अरब सागर में गिरने वाली, ध्यान रखिए, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। बात बुझाया? पूछेंगे अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? नर्मदा। तो इस सब में सबसे बड़का नदी कौन है अरब सागर में गिरने वाली? नर्मदा। तो ये चीज, इसका विशेषता याद रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है आपकी नर्मदा। आप देखिए ये तो मैकाल हो गया। अगला आपको ध्यान देना है महादेव, ठीक है। तो महादेव जो आपकी पहाड़ियां है, तो महादेव पहाड़ी के अंतर्गत बैतूल पठार है। क्या नाम है उसका? बैतूल, ठीक है। और उसी से निकलती है, यहीं से
यहीं से निकलती है कौन नदी? ताप्ती। तब पूछेंगे इसका उद्गम स्थल। जब भी अगर कोई पूछे ना उद्गम, उद्गम मतलब वो निकली कहां से, उद्गम का मतलब क्या होता है? निकली है कहां से। पूछेंगे अगर नर्मदा का उद्गम तो आप बताइएगा अमरकंटक, ठीक है। पूछेंगे ताप्ती का तो बैतूल, पूछेंगे माही का तो बिंद पर्वत, पूछेंगे अगर लूनी का तो अरावली। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, और ये अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या? दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन दिक्कत इसमें नहीं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब आता है मांडवी या जुआरी, ठीक है। तो गोवा राज्य का नाम सुने हैं ना, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि गोवा की राजधानी जो पणजी है ना, गोवा की राजधानी पणजी, तो वो इसी नदी पे है। समझे बात? तो ये ध्यान रखिएगा। अब नीचे में आपको सिर्फ क्या करना है कि राज्य एज ध्यान रखना है, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के? हाँ, मांडवी कहें या जुआरी कहें, दोनों नाम एक ही है, समझे। आप कहीं जुआरी या पढ़ें चाहे मांडवी, दोनों नाम क्या है? एक है। नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए यहां कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे यहां पे आ जाती है सारावती। तो सारावती याद रखना है, जब जलप्रपात लिखवाएंगे तो वहां लिखवाएंगे जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है, और वो किस नदी के किनारे है? सारावती नदी के किनारे, ठीक है। तो ये नदी कहां बढ़ती है? तो अब सिर्फ आप राज्य का नाम लिख लीजिए, ये नदी कहां बहती है? कर्नाटक में, ठीक है। देखिए हाई सब हो सकता है थोड़ा डीपली जाए तो अगर आपका राज्य का नाम पूछ ले, बशर्ते सीधे पहले आपको यह याद रखना है पहला काम कि अरब सागर में गिरने वाली कौन नदी है। सबसे पहले आपको पूरा नाम याद रख लेना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यही पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताएं। जब पहले इन नाम आप याद कर लिए, 8 9 10 वो नाम है ना, याद कर लिए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि तब इसका विशेषता याद रखना। बात बुझाया? ठीक है। तो सारावती नदी कहां है? कर्नाटक में। और किस? जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? सारावती, ठीक है। और लास्ट है भरतपुंजा, पेरियार, पेम्बा, ये सब कहां आएगा? कर्नाटक में, भले सॉरी केरल में। पेरियार केरल में आएगा और पेम्बा भी कहां आएगा? केरल में आएगा, समझे। पेरियार ईबी रामस्वामी नायकर शायद ऐसे ही कुछ करके एक नाम था, उन्हीं को पेरियार के नाम से भी है, हाँ। तो उन्हीं को किस नाम से जाना जाता था? इतिहास के बुक में ये नाम देखने को मिलता है, समझे। नहीं, इतिहास में ये नाम है, ठीक है। आई थिंक शायद मैट्रिक वगैरह की क्लास में दिया है, समझे। तो पेरियार के नाम से उनको जाना जाता था। और यहाँ पे एक नाम भी याद रखिएगा, नदी का भी नाम क्या है? पेरियार। वहां पे भी देखे कल हम जब आपको पढ़ाए थे कि भूपेन हजारिका एक प्रसिद्ध गायक थे और उन्हीं के नाम पे एक पुल का नाम रख दिया गया था, और मतलब सेतु बोल सकते हैं उसको, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। तो बताइए इसमें कहीं से कौन दिक्कत है? कोई समस्या? तो एक बार फास्ट रिकॉल कर लीजिए, और उसके बाद में अगला क्लास में हम देखेंगे बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। देखिए बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला नदी बड़ा बड़ा है, समझ रहे हैं ना।
उसमें आप पढ़ेंगे, जब उधर से हम शुरू करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, बैतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद में तब आप पढ़ेंगे महानदी पढ़ेंगे, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, समझ रहे हैं, कावेरी, ठीक है। और उसमें लास्ट में एक नदी आती है ताम्रपर्णी नदी, ये पूछता है सबसे दक्षिण में कौन है, समझ रहे हैं। तो उसमें भी मतलब एक क्लास में तो पूरा खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप एक बार क्या करिए कि रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि जितना पढ़े सबसे पहला क्लैरिटी आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि हमको कितना ज्यादा पढ़ ले, ये होना चाहिए कि जे पढ़े वो दिमाग से बाहर नहीं जाए, वो स्टोर रहे, फिर अगला पढ़े वो दिमाग में हो, समझ रहे हैं ना बात, ये चीज ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बताइए, नवीन है कि प्राचीन है? प्राचीन। तो नवीन कहाँ की नदियां है, कौन नदियां? हिमालय वाली। उसके बाद में बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां युवा अवस्था में है कि प्रौढ़ावस्था में? तो युवा अवस्था में कौन है? हिमालय वाली, ठीक है। इसका आधार तल प्राप्त कर चुकी है कि नहीं? प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्राप्त कर चुकी है, तो हिमालय वाला प्राप्त किया कि नहीं? नहीं किया, अभी वो कर रही है, ठीक है। ऋतु के अनुसार बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी में पानी सूख जाती है कि नहीं? सूख जाती है। हिमालय वाला में सूखता है कि नहीं? काहे नहीं सूखता है? हाँ, क्योंकि वहां ग्लेशियर होता है, बहुत बर्फ का शिला, और जब गर्मी बढ़ता है तो बताइए, बर्फ आप रख लीजिए, गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा कि नहीं? फ्रीजवा में रख देते हैं, वहां पे फ्रीजर होता है जो पूरा ठंडा रहता है, तो इसलिए ना जम जाता है पानी, और बाहर निकाल के वही रख दीजिए बर्फ के, पिघल जाएगा कि नहीं? पिघल जाएगा। तो यही बात है कि हिमालयी अपवाद तंत्र की नदियां कभी नहीं सूखेगी, लेकिन ये नदियां सूख जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी को कई भाग में बांट के पढ़ेंगे? दो भाग। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तीन तरफ से कदी हो और एक तरफ से क्या हो, ठीक है। इधर वाला एरिया जो नीचे होगी उसको अरब सागर की बंगाल के खाड़ी, अरब सागर, और इधर वाला एरिया को, ठीक है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी, दो भाग में बांट के हम पढ़ेंगे, ठीक। अरब सागर में गिरने वाली नदी हम पढ़ रहे थे, तो बताइए टोटल कै वो मेन नदी आपको ध्यान रखना है? 10 गो। मतलब ये 8 यहां लिखे हैं ना, तो केरले में है ऐसे लिख दिया, लेकिन 9 और 10 हो जाएगा ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक के जगह है तो इसलिए एक के लाइन में लिख दिया, नीचे जगह भी नहीं था, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि पहला नदी का नाम क्या है? एकदम लाइन से याद रखना है, क्रम से, बुझाया बात, हाँ। तो लूनी, लूनी के बाद में साबरमती, के बाद माही, के बाद में नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती, के बाद में मांडवी या ज्वार, उसके बाद में सारावती, के बाद भरतपुंजा, पेरियार और पेम्बा। बताइए लूनी कहां से निकलती है और कहां गिरती है? तो क्या ये अरब सागर में गिर पाती है? नहीं। तो ये पूछेगा कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिर पाती है, बीचे में विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में, ठीक है, हाँ। और ये निकलती कौना जगह से है, कौना राज्य से? राजस्थान। कहां से? राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान में। साबरमती के किनारे दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, नाम का दिया है? गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद में अगला नदी माही, माही कहां से निकलती है? कै गो राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इसका विशेषता क्या है? कर्क रेखा को कै बार काटती है? 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही। उसके बाद में आइए नर्मदा, कौना पहाड़ी से और कहा? अमरकंटक से। और ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, समझे? हाँ, लगभग यहाँ पे अगला ध्यान रखना है, नर्मदा के बाद में कौन आती है? ताप्ती। अच्छा, नर्मदा के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये मान लीजिए कि बिंद है, क्या है? बिंद है, और नीचे है सतपुड़ा, कौन है? सतपुड़ा, तो इसके बीचे से ही निकलती है कौन नदी? समझ रहे हैं बात? तो ये ध्यान रखिएगा, बीच से निकलती है ये नदी नर्मदा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए आगे ताप्ती के बारे में। तो ताप्ती जो है ये बताइए कौन सा पहाड़ी? महादेव पहाड़ी। और कौन सा पठार हो जाता है? बैतूल, ठीक है। उसके बाद में ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी है कि दूसरी सबसे बड़ी? पहली है नर्मदा, दूसरी कौन है? ताप्ती। अगला देखिएगा यहाँ पे मांडवी और जुआरी कौना नदी के किनारे? बकलोलू, सीधे नदी है था, हम कहे मांडवी और जुआरी कौना नदी के किनारे? तुम लोग कहा है गोवा। देखो तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना तेज है,
कि गोवा कह दिया। कहना चाहिए कि सर ये खुद नदी है, यानी तुम ऐसे ही हवाबाजी में बोल रहा है। कौन कहेगा हे करो जय हो करो जय, तो तू सबके जय करा देगा। माइंड एकदम एक्टिव रखो, एकदम एग्जाम में ये दिक्कत हो जाता है लड़का के, समझे। तो देखिए मांडवी या जुआरी जो है वो गोवा की राजधानी पणजी, कदी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी या जुआरी नदी के किनारे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए सारावती नदी कहां पर है? कर्नाटक में। और कौन सा जल प्रपात इस पर स्थित है? जोगिया गरसोपा। और भरतपुंजा, पेरियार और पेम्बा कहाँ? तो कौनो दिक्कत नहीं ना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में।